और अब कसम संविधान की जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। कल यानी 22 मई से जम्मू कश्मीर की सरजमी पर G20 की बड़ी बैठक होने जा रही है। यह बैठक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की है। बैठक में तमाम देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके सफल आयोजन के लिए सरकार ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। पूरा देश इस बैठक को लेकर उम्मीद कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती G20 की बैठक से खुश नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने G20 आयोजन को हाईजैक कर लिया है और जानबूझकर कमल को G20 का लोगो बना दिया है। महबूबा ने आरोप लगाया कि सार्क देशों के सम्मेलन को बीजेपी ने पार्टी का इवेंट बना दिया है। महबूबा यही नहीं रुकी, उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कश्मीर की हालत दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामा बे जैसी बना दी है। यानी महबूबा आरोप लगा रही हैं कि कश्मीर के हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महबूबा से पूछा कि वो देश के साथ हैं या नहीं, उनका स्टैंड क्या है। वहीं बीजेपी नेता हंसराज हंस ने कहा कि जन्नत में रौनक दिख रही है और ऐसे समय में महबूबा मुफ्ती को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। G20 पर महबूबा के बयान ऐसे समय पर आए हैं जब पाकिस्तान और चीन आयोजन के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान जहां आतंकी साजिशों से लेकर प्रोपेगेंडा के जरिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, वहीं चीन ने श्रीनगर में बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। मसलन कश्मीर में G20 पर महबूबा क्यों एंटी हैं? महबूबा मुफ्ती के आरोपों में कितना दम है? और क्या महबूबा मुफ्ती जिस तरह से आयोजन से ठीक पहले अपने ही देश के खिलाफ बयान बुलंद कर रही हैं, सरकार पर आरोप लगा रही हैं, क्या उससे चीन और पाकिस्तान की साजिशों को बल नहीं मिलता है? ऐसे ही मसलों पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। असेंबली तो मैंने कभी लड़ना नहीं है जब तक 370 रजिस्टर नहीं होता है। पार्लियामेंट तो सोच सकते हैं लड़े ना लड़े, बट असेंबली मैंने बोला है हम नहीं लड़ेंगे जब तक 370 रजिस्टर नहीं होता। जब वो लोग इस प्रदेश की सत्ता चला रहे थे तो आतंकवाद को बढ़ा रहे थे। आज के समय में वहाँ पर आतंकवाद खत्म हुआ है। पूरी दुनिया को बताया जा सकता है कि किस प्रकार से टूरिज्म का जो विषय है, जिसमें हजारों लाखों लोगों की रोटी रोजगार का विषय है, जम्मू कश्मीर उसमें कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। अगर मैं महबूबा मुफ्ती जैसों की बात को मान भी लूँ कि ये देश का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, तो आप जैसे लोग कहाँ पर लगे हुए हैं? देश का नाम बनाने में या बिगाड़ने में? जन्नत बहाल हो गई है, करोड़ों लोग एज टूरिस्ट जा रहे हैं और आपको जिन्होंने भी लगाया उनको दुआएं दे रहे हैं। ये बात सोचो कि लोग टूट गए थे, कट गए थे। अब वो इतनी खूबसूरत धरती है, इतने खूबसूरत लोग हैं, उसको शांति से रहने दो फॉर गॉड से। वो हमेशा अलगाववादी के साथ रही हैं, अलगाववादी के साथ कॉन्स्पिरेसी करती रही हैं और उनको चांस दिया था भारतीय जनता पार्टी में सरकार चलाने का कि शायद सुधर जाए, अलगाववादियों को छोड़कर भारत की बात करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेने के बाद भी वो वही अलगाववाद की बात करती रही, इसलिए सड़कों पर घूमती फिर रही। तो बड़ी बहस में कई सवाल हैं। आखिरकार महबूबा मुफ्ती इस इवेंट को क्यों बता रही हैं कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है? क्यों इस इवेंट की एंटी हैं? क्यों इसे यह कह रही हैं कि कमल का फूल अगर इसमें लगाया गया है तो यह बीजेपी का इवेंट हो गया? इसके अलावा कई और बड़े सवाल हैं। क्या यह पूरी तरह से सियासी ट्रैक है? इसमें राज्य में जिस तरह से आगे आने वाले समय में यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो देश यहां पर G20 में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, 85% से ज्यादा इकोनॉमी दुनिया भर की इनके पास है। ये समृद्ध देश हैं और यहां अगर कश्मीर का प्रचार होता है तो कश्मीर की जनता को इसका फायदा होगा। तो आखिरकार महबूबा मुफ्ती, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, इसका विरोध क्यों कर रही हैं? हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हैं, मुजफ्फर खान हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, फारूक इनकलाबी साहब हैं जो कि पीडीपी से जुड़े हुए हैं, महबूबा मुफ्ती की पार्टी से, सुशील पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं, हमारे साथ लगातार बहस में जुड़ते रहते हैं। सबसे पहले फारूक इनकलाबी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि G20 इवेंट जो देश का इवेंट है, इसको बीजेपी ने कैसे हाईजैक कर लिया है? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब से G20 की बात जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है कि कश्मीर में G20 की बैठक जो है वो होनी है, ठीक उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार भी है उसी तरीके के साथ है, लगता ही है। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नहीं कहा है आज, तमाम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इस G20 की जो मीटिंग होने जा रही है इसको हाईजैक किया है।
आज जैसा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्लियर कहा है कि आपने जो लोगो इस बैठक का रखा है वो कमल का फूल ही क्यों रखा है जी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो हमारा जम्मू कश्मीर का अपना जो ट्री है जिसको हम कहते हैं नेशनल ट्री कहते थे, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो ट्री है वो चिनार है, तो चिनार भी हो सकता था, कमल का फूल ही क्यों हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है उसमें खोट है। कश्मीर और कमल का कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर और कमल का कोई लेना देना नहीं है, पहले आप ये मुझे बताएं, क्या कश्मीर सिर्फ बीजेपी का है? कश्मीर का जहां तक मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 की मीटिंग जो होने जा रही है, इसमें उन्होंने ये जो कमल का फूल का लोगो जो बनाया, ये क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 की जो बैठक होने जा रही है, इसमें तमाम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हैं, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो भी खुश हैं, हम वेलकम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पेश करने जा रही है, ये गलत बात है। सर, आपको इसमें जुड़ने से किसने रोका है? टाइम था ऐसा, आप भी इसमें जुड़े, सरकार के इस कदम में साथ दें, आपको जुड़ने से किसी ने रोका थोड़ा ही है। आप भी G20 का प्रचार करें, ये तो देश की बात है, कश्मीर की बात है, आपको जुड़ने से मना किसने किया है? देखिए, हम प्रचार करेंगे, लेकिन हम कलम दुआत का लोगो नहीं वहां पे लगाएंगे। पीडीपी का जो अपना चुनाव निशान है कलम दुआत है, हम कलम दुआत का लोगो वहां पे नहीं लगाएंगे। कमल का फूल भी वहां पे लोगो नहीं होना चाहिए था। सर, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है, देखिए नेशनल फ्लावर है वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कमल को जो है राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। बिल्कुल है, राष्ट्रीय फूल है, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है, वो उसको अपना चुनाव निशान ही पेश कर रही है जी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय फूल से ज्यादा वो इसको अपना चुनाव निशान जो है वो मानती है। तो ये ऐतराज हमें है, हम सबको है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा को नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को है कि आपने यही निशान जो है बतौर लोगो क्यों चुना है? नहीं, कमल का, और क्या डल लेक में कमल का फूल नहीं होता? क्या जो कश्मीर में कमल का फूल नहीं होता? मैं ये समझना चाह रहा हूं, कमल के फूल का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। चिनार के पेड़ भी होते हैं, और चिनार के पेड़ की वजह से, लेकिन वो राष्ट्रीय पेड़ नहीं है ना सर, एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। मुजफ्फर खान साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं पीडीपी की ओर से जो स्टैंड लिया गया है? देखिए, इस पर इत्तेफाक मुझे लगता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वो किसी पार्टी से मंसूब नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टी का पर्टिकुलर कोई फ्लैग है या कोई निशान है, सिंबल है, तो उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये एक मुल्क की शान का मामला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की शान का मामला नहीं है। हम इस हक में है कि बहुत अच्छी बात है, ये कोई इसमें कोई अचीवमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आप भी नहीं कह सकते। लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा 2022 में ये इंडोनेशिया में यही कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बार हमारे मुल्क में हुई है, अगली बार किसी दूसरे मुल्क में होगी, और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कमल के फूल को वहां दर्शाना जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोगों के लिए मुजफ्फर खान साहब, इस लोगों के लिए बाकायदा mygov.in जो एक वेबसाइट है सरकार की, उस पर एंट्रीज मांगी गई थी। 2000 से ज्यादा लोगों ने एंट्रीज दी, उसके लिए बाकायदा क्राइटेरियाज थे जिसमें कि तमाम चीजें बताई गई थी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें तिरंगे के तीनों रंग हैं, इसमें 75 से 100 साल में जो हम लोग जा रहे हैं वो उस चीज को रेफर करने के लिए वो बातें कही गई थी। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय फूल है कमल, वो दिया गया है। कमल के फूल में ही तिरंगे के रंग है? नहीं, तिरंगे के रंग तो हर इंसान के दिल में है जी। फूल में ही आप क्यों कमल के फूल में? राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमल के फूल में राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल इसलिए ना किया जाए क्योंकि वो बीजेपी का सिंबल है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय फूल का भी इस्तेमाल ना किया जाए। राष्ट्रीय फूल तो गुलाब का फूल पहले राष्ट्रीय फूल रहा है, अब ये कब डिक्लेयर हुआ हमें पता नहीं। बीजेपी की सरकार आई तो कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय फूल बन गया। अदरवाइज तो हम तो इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुजफ्फर खान साहब को सुना मैंने और दूसरे पीडीपी के जो नेता हैं उनको सुना, मुझे लगता है कि शायद इनकी जानकारी में बहुत कमी है। पहले तो इनको ये बता दें कि 55 ऐसी सिटीज़ में देश के हो रहे हैं और हर स्टेट में हो रहा है। कोई जम्मू कश्मीर में कोई अनोखा बैठक नहीं है, हर स्टेट में हो रही बैठक, एक स्टेट में 2-2 सिटीज़ में भी हो रही है। और हर स्टेट, आपको ही मालूम है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है जी।
कई स्टेट जो है नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है। पहली बार किसी ने लोगों पे कमेंट किया है, फर्स्ट टाइम। मैंने सुना नहीं, मैं G20 के बैठकों का कमेंट्स पहले भी आए थे सर, हर बैठक दूसरी पार्टियों ने भी कमेंट्स किए थे, लेकिन ठीक है, ये टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरू में किया था जी, नहीं एक मिनट, अब मैं क्लैरिफाई करता हूं। शुरू में किया था, लेकिन एक बार लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी का लोगो नहीं, ये जो है एक लोगो सबके इससे बना है और सहमति से बना है, और इसको सबने एक्सेप्ट किया है। चाहे वो राजस्थान में हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ में मीटिंग हो रही है, चाहे झारखंड में मीटिंग हो रही है, चाहे वेस्ट बंगाल में मीटिंग हो रही है, किसी ने लोगों पर निशान ये नहीं किया, बल्कि G20 की मीटिंग पर फोकस किया। ये कोई पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी का कोई मीटिंग नहीं है, ये सरकार का है। और इसकी वजह क्या है आपको बताना चाहते हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी ने 55 सिटीज चुनी, क्यों चुनी? इसलिए कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए चुना उन्होंने। बजट में भी उसके बाद देखिए, यहां 55 सिटीज चुनने के बाद बजट में भी उन्होंने टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने का जो है एलोकेशन किया है। और यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, तो कश्मीर, एक मिनट जरा चंदन जी जरा खत्म कर ले बात अपनी। कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी उनको दी जा रही है, ताकि बार बार लोग आए। 1 लाख लोग आ रहे हैं, 1 लाख लोगों को जब हिंदुस्तान के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में पता चलेगी, तो वो लोग आएंगे। इसका ना तो कोई पार्टी से लेना देना है, इसका सिर्फ देश से लेना है, G20 मीटिंग से लेना है। थोड़ा आप राजनीति बंद कीजिए, देश के बारे में चिंता करना शुरू कीजिए। महबूबा मुफ्ती को भी समझाइए, शायद उनकी भी जानकारी उनके दिमाग में कहीं लगता है कि क्या बोलूं, क्या भरा हुआ मालूम नहीं। ठीक है, इसलिए सुशील पंडित जी का एक रिएक्शन लेके उसके बाद फारूक इनकलाबी साहब आपके पास आऊंगा। इसकी टाइमिंग को लेकर महबूबा जी का जो बयान है, उसकी टाइमिंग को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप जवाब प्रिपेयर करें। सुशील पंडित इस पर पहले रिएक्शन दें। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार केसरिया रंग की जर्सीज पहनी थी। तब भी महबूबा मुफ्ती की ये आपत्ति आई थी कि ये केसरिया क्यों कर रहे हैं हर चीज को। वो तब ये भूल गई थी कि पूरे सिर्फ कश्मीर एक ऐसा प्रांत है पूरे देश में जहां केसर उगता है। केसर उनकी ही विशिष्टता है, वैशिष्ट है, उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन उन्हें मिर्चें लग रही थी। अब ये मिर्चें इसलिए लगती हैं क्योंकि हिंदी में कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, और सियासत के अंधे को सिर्फ चुनाव चिन्ह ही दिखते हैं, सिर्फ चुनाव ही चुनाव दिखता है। कमल की जो एग्जिस्टेंस है, कमल के फूल की, वो चुनाव से बाहर भी है जी। हमारे चुनाव में हाथी भी चिन्ह है, साइकिल भी चिन्ह है। क्या ये सब तोड़ फोड़ दें क्या? सिर्फ चुनावों में ही सामने आएंगे? मतलब ये पागलपन की इंतहा है जी, और ये तासुबी सोच की इंतहा है कि आप हर चीज में चुनाव देखते हैं। मतलब सियासत ना हुई, बीमारी हो गई जी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन्हें हर उस चीज से चिढ़ है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जी। कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, केसर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारे उन चिन्हों में से है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। और ऐसे लोग क्या जाने, मतलब हमको हरा भी उतना ही पसंद है क्योंकि हमारी शस्य श्यामला भूमि है, हम रेगिस्तान नहीं है पूरी दुनिया में जी। तो हरा भी हमारा ही है, केसरिया भी हमारा ही है, कमल भी हमारा है, हाथी भी हमारा है। ठीक है, आपको और कहीं ये बेल बूटे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फारूक इनकलाबी साहब, इस तरह की आइकॉनोग्राफी नहीं मिलेगी। ठीक है, भारतीय फारूक इनकलाबी साहब, एक दिन सिर्फ बचा था और तब महबूबा जी का यह बयान सामने आता है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। चीन ने इस बैठक से किनारा करने का ऐलान कर दिया है। क्या यह किसी एजेंडे के तहत, ये टाइमिंग के तहत यह बयान दिया गया है? बिल्कुल नहीं, कोई इस किस्म का कोई एजेंडा नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि जफर इस्लाम साहब बिल्कुल बैठे हैं, अभी बात कर रहे थे कि 1 लाख लोग जो हैं वो विजिट करेंगे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर में वो माहौल बनाया है अभी विजिट करने के लिए कि 1 लाख लोग यहाँ पे विजिट करेंगे? चप्पे चप्पे पे आपके यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, बिना पढ़े लिखे आ गए भाई। अरे फारूक साहब, आप बिना पढ़े, बिना तैयारी के आ गए, बिना तैयारी के आ गए, बिल्कुल जेल में बंद करके रखा है आप लोग। फारूक साहब, आप बिना तैयारी के, बिना तैयारी के आ गए। आपको जानकारी, आपने पूरी जानकारी नहीं ली है। आपने सिर्फ यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया कि बुराई करनी है।
अगर आप पूरी जानकारी लेके आते तो ऐसी बात नहीं करते आप। आपसे एक एक जुल्म का हिसाब लेगी। फारूक आज साहब, जिस तरीके से फारूक साहब, रिकॉर्ड जहां तक मुझे पता है, रिकॉर्ड जो टूरिस्ट है वो पहुंचे हैं कश्मीर में इस साल। इसके अलावा कश्मीर में सिनेमा हॉल्स भी खोले जा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या ये जेल में ऐसा होता है सर? और अगर ये जेल है तो पहले ना सिनेमा हॉल चलता था, टूरिस्ट वहां पहुंच जाने से घबराते थे। शराब के ठेके भी खोले जा रहे हैं जी। यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के बजाय जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे कस्बों में भी शराब के ठेके खोले जा रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू के नाम से। मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए था, उसके बजाय में यहाँ पे टूरिज्म से रोजगार तो मिलेगा ना सर? जो G20 में लोग यहाँ आएंगे उससे कश्मीर का प्रचार होगा ना। जहां तक रेवेन्यू की बात है, गुजरात में एक भी शराब का ठेका नहीं है, ड्राई स्टेट है। मुद्दे में कहां से कहां ले गए सर? आपने कहा कि खुली जेल बना दिया गया है कश्मीर को। मैं उस पर पॉइंट ये रख रहा था कि पहले वहां पर जो टूरिस्ट की संख्या थी वो रिकॉर्ड अब जाकर के बढ़ी है, तो पहले खुली जेल थी या अब है? देखिए जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट हमेशा से ही आते हैं जी। और ये कोई नई बात नहीं कि इस बार टूरिस्ट आए। और ये जो ज्यादा फिगर्स यहाँ से दिए जाते हैं कि लाखों की तादाद में आए, तो ये फिगर्स कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, वो अगर 10 लाख को 20 लाख लिख देंगे तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले कह दिया कि हम कोई बात करेंगे तो हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो कैद में है, हम तो कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ पे तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी होती है अगर यहाँ पे तो हम कह सकते थे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, मैं यही सवाल जफर इस्लाम साहब से मुजफ्फर खान साहब अपनी राय रखिए, उसके बाद फिर मैं जफर इस्लाम साहब के पास जाता हूं। 2023 अब खत्म होने जा रहा है, आपने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाए, यहाँ पे जमहूरियत को बहाल नहीं किया। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई ना सर? लोग आएंगे आप उनको भी क्या जवाब दें? पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई। मैं जरा जवाब दे दूं चंदन जी। जी ठीक है, बोलिए। जवाब दे दूं जी। आपने शायद मुझे देखिए 2-3 बातें राय रखने के लिए मैं आऊंगा आपका सर। मुजफ्फर खान साहब आपके पास लौटूंगा, जफर इस्लाम जी इस पर रिएक्ट कर दें एक बार। फारूक साहब, आपने शायद इसकी आप जानकारी बिना लिए बैठ गए हैं, इसलिए आप ऐसी बहुत सारी बातें जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं। इस पूरे G20 में 1 लाख लोग आने वाले हैं, अलग अलग सिटीज में 55 सिटीज में आने वाले हैं। ये आपको कह रहे हैं सिर्फ कश्मीर में नहीं, हर सिटी में कुछ बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 1 लाख आएंगे तो 5000 यहां भी आएंगे और 5000 पूरी दुनिया में जाके प्रोपेगेट करेंगे कश्मीर के बारे में। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अरे एक मिनट सुन लीजिए। बाहर से लोगों को लाने के लिए 5000 वैसे लोग आएंगे जो मुकामी लोगों को आपने कैद में बंद रखा है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद अपनी बारी में बोल लीजिएगा। मैं तो आपको चुप नहीं कराया बीच में। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें लोग आएंगे, आपकी इस खूबसूरत वादी को देख के जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, आपके बारे में जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे आपके बारे में। तो ये सभी सिटीज के बारे में 55 सिटीज में 1 लाख से ज्यादा लोग आने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं इलेक्शन भी होगा, और ये जो आप जिसको आप बोल रहे हैं कि आप जेल में हैं, ना तो आप जेल में होते तो ऐसे आप थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पर आके आप पूरा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सरकार का। और वहां आम नागरिक से, मैं भी गया था कश्मीर, वहां टूरिस्ट से इतने खुश हैं लोग, इसलिए कि उनकी रोजी रोटी चल रही है। हाँ, नहीं किसकी चल रही है रोजी रोटी, बंद हो गई। वो 3-4 पॉलिटिकल पार्टी है ना जिनका पूरा माल जो खा लेते थे, मलाई खाते थे, उनकी रोजी रोटी बंद। इसलिए उनको दिक्कत है। वो कह रही थी 370 तक नहीं वापस लड़ेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो बंद हो चुकी है। जो आप इससे पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते थे, कश्मीर वर्सेस जम्मू वर्सेस कश्मीर, वो भी आज खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खास करके जम्मू प्रांत के लोगों के साथ वादा किया। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब को भी बहस में लाते हैं, उसके बाद फारूक साहब, मेरे मन में कुछ सवाल हैं आपके लिए। फारूक, मुजफ्फर साहब। देखिए, मैं जितनी भी ये डिबेट अभी सुन रहा, ये तमाम जो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आंकड़े जितने भी दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। टूरिज्म जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा टूरिज्म का इन्फ्लो हुआ है कश्मीर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्होंने एक तरीका निकाला है नया कि जितने जो यहाँ पिलग्रिमेज के लिए टूरिस्ट आता है उसकी एक अलग तादाद है। वो टूरिस्ट जो है, जिस तरह माता वैष्णो देवी आते हैं जम्मू में, वो लाखों की तादाद में आते हैं मंथली, उनको भी इन्होंने टूरिस्ट में डालकर फिगर्स को बढ़ा के लोगों को ये दिखाना
कि भाई यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट कोई आप कहोगे कि पहले सालों से इस बार ज्यादा आया, उस पर मैं इत्फाक नहीं करता। दूसरी बात जो इन्होंने ये कही है कि भाई इससे बाहर जाकर कुछ हमें फायदा होगा, कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ अमन की जरूरत है। पूरी दुनिया को पता है कश्मीर स्वर्ग है दुनिया के लिए, दुनिया की स्वर्ग अगर है। अमन का दुश्मन कौन है सर? इसमें अमन का दुश्मन कौन है? पीस उसमें देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें कोई एक फैक्टर्स नहीं है, उसमें अक्रॉस दी बॉर्डर भी फैक्टर्स है और कुछ हमारी गलतियां भी हैं। जहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस मींस हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन, मैं खाली जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ नहीं रहता है, यहाँ सबसे ज्यादा रोल जो है वो दिल्ली का रहता है, और दिल्ली की गलत पॉलिसियों की वजह से आज भी वहाँ जो है वो पीस नहीं है। और जब तक कि इसको रिविजिट नहीं करेंगे, ये जो जैकबुट पॉलिसी है कि हम भाई दबा के रखेंगे, ये कितनी देर चलेगा? ये ज्यादा देर चलने वाला मामला है नहीं है। चलिए सुशील अगर आप पंडित कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, नहीं, मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखूंगा सर। आप जो बातें कह रहे हैं उसके लिए मेरे पास कुछ जो है जी कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप सुशील पंडित जी सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड करें। अभी आपने सुनी तीनों हमारे प्रवक्ताओं की बात। ऐसा है चंदन जी, कश्मीर की सियासी जमातों को विकास और बढ़ोतरी पचती नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि कश्मीर में दुनिया के लिए कुछ किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते थे 1983 में, भारत ने अपना वनडे इंटरनेशनल मैच क्रिकेट का वेस्ट इंडीज के साथ वहां आयोजित किया था। वो आज तक का पहला और आखिरी क्रिकेट मैच साबित हुआ। जानते हैं क्यों? जी क्योंकि उसी फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शोहदों ने, गुंडों ने उस मैच का वो हाल किया, वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं जिंदगी में फिर दोबारा कभी कश्मीर नहीं आऊंगा, वो नहीं गए। ये हालत कर दी उस मैच की कि उसके बाद से आज तक वहां कोई क्रिकेट का मैच नहीं हुआ है। तो ये चाहते यही हैं कि वहां पर फजीहत हो देश की, वहां अफरा तफरी हो, वहां गाली गलौच हो, पत्थरबाजी हो, उसमें इनका दिल रमता है, उसमें ये खुश होते हैं, ताली पीटते हैं, कहते हैं कि उसके अलावा अगर वहां पर विकास हो, वहां दुनिया आए, वहां खुशनुमा माहौल हो, लोग हंसे खेलें, वहां इनकी दाल नहीं गलती है। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं, जिनका तशद्दुद के अंदर दुकानदारी चलती है, रोजी रोटी जिनकी आपने चलाई है चलती है। नहीं मुजफ्फर खान साहब, आपने बहुत अच्छी जब आतंकवाद वहां शुरू हुआ था तब तो बीजेपी वहां पर नहीं थी। चलाओ, आपके लिए एक अच्छा कारोबार है खान साहब। कश्मीर एक इंडस्ट्री है आपके लिए, इसको चलाओ। हमने नहीं कारोबार चलाया, बैठे हैं। यहां पर एक डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा मुजफ्फर खान साहब और फारूक इनकलाबी साहब। 2013-14 में बजट जम्मू कश्मीर का कितना था और 2023-24 का बजट कितना है? उस वक्त बजट 33,000 करोड़ के करीब था, आज 1 लाख करोड़ से पार हो चुका है, 1,06,000 करोड़ के करीब है। आप दोनों अगर यह कहते हैं कि खुली जेल बना दी गई है, इतने बड़े पैमाने पर वहां पर फंड दिया जा रहा है, पिछले 9 साल में इतने बड़े पैमाने पर फंड बढ़ाया गया है, तो आपकी बातें और आंकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खाते सर। पहले फारूक इनकलाबी साहब आप रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मैं सबसे पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब हमारे बुजुर्ग सुशील पंडित जी डिबेट में हूं, तो फिर उसके बाद आपको मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्पोक्स पर्सन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपने बजट की बात की है, बजट की बात जहां तक है, आज जम्मू कश्मीर में जो इससे पहले हमारी बेरोजगारी थी, उससे बढ़कर 3 गुना ज्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। लाखों करोड़ों की बातें हम भी सुनते हैं, आपसे अभी मैंने बजट की बात सुनी है, लाखों करोड़ों की बातें सुनते हैं जम्मू कश्मीर में जी। लेकिन जमीनी सतह पे जो हालत है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं जी। जो हमारी हालत इस वक्त है, बेरोजगारी जिस तरीके से है, जिस तरीके से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने खास करके 2019 के बाद हमारी हालत किया, जब हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना, स्टेटहुड का दर्जा हमसे छीना, और उसके बाद यहाँ पे अफसरशाही लागू की जी। यानी सिविल गवर्नमेंट ना होने की वजह से हमारी जरा भी फरियाद कहीं पे नहीं सुनी जाती है। अगर कोई पॉलिटिकल
लीडर या कोई सामाजिक कारकुन अपनी आवाज उठाना चाहता है बेरोजगारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो दूसरे नहीं तो तीसरे दिन उसके खिलाफ FIR दर्ज होता है और उसको किसी न किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। हम तमाम लोग इसका वेलकम करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में जरूरी है कि यहाँ की आवाम जो है उसके साथ बातचीत करके, यहाँ के यूथ के साथ बातचीत करके यहाँ के मसाइल जो है उनको भी हल करना चाहिए। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब। जी, मैं एक चीज आपके कह दूं, अगर बजट देकर ही विदाउट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बगैर अगर आप पूरे मुल्क में तरक्की कर सकते हैं तो जितनी भी रियासत हैं उनकी असेंबलीज को डिसॉल्व करना चाहिए। क्यों आप इतनी उनको बजट सैलरी देते हैं, MLCs को, MLAs को, फिर इलेक्शन पे इतना खर्चा करते हैं। पिछले 5 साल से आप यहाँ इलेक्शन नहीं करवा पाए। आप कहते हैं कि हम आपकी तामीर और तरक्की कर रहे हैं। वो लोग जो बाहर से यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, उनका पहली बात तो उनको ना यहाँ की जुबान समझ आती है, ना यहाँ का कल्चर उनको पता है, ना टोपोग्राफी पता है। सेक्रेटरीट में बैठकर कंप्यूटर पे आप डेवलपमेंट इलाके की नहीं कर सकते हैं। सुनवाई जब तक नहीं होगी, जब तक कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, अपनी असेंबली जब तक आप नहीं बनवाते हो और हमारा स्टेट जो है वो वापस नहीं करते हो, तो तरक्की कैसे होगी? तरक्की का ये नहीं है कि आंकड़े। इससे पहले ये माना जाए कि 2019 से पहले कोई समस्या नहीं थी, खूब कश्मीर जो है सिर्फ तरक्की ही कर रहा था, वहां पर आतंकवाद भी नहीं था, वहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। आतंकवाद उस वक्त भी था, आज भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल इतनी बेरोजगारी उस वक्त नहीं थी, इतनी मारामारी नहीं थी। आज बिजनेसमैन जो छोटे से लेकर बड़ा जो बिजनेसमैन है वो परेशान है। और रिसोर्सेज को बाहर जो है वो दिया जा रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त नाराजगी है। नहीं, कैसे? इसके पीछे क्या बता रहे हैं? कोई लॉजिक, इसके पीछे कोई डेटा, किस तरह से लूटा जा रहा है ये बताएंगे? सिर्फ आरोप लगाना एक बात है, राजनीतिक पार्टियों का काम है, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस दलील होनी चाहिए ना सर। बिल्कुल ठोस दलील मैं आपको देता हूं। यहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो यहाँ के किसी लोकल आदमी को, इवन जो पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। उससे लोगों में एक बहुत नाराजगी पैदा हुई है, खासकर जम्मू में जो लोग बाहर से यहाँ आए हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है लोकल्स पे। उससे यहाँ की बेरोजगारी बढ़ गई है। जो आमदनी तो पैसा आप कहते हो ना, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया, वो ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान ही घूम रहा है, पैसा ग्राउंड पे नहीं जा रहा है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, ठीक है जफर इस्लाम साहब, नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है जफर इस्लाम साहब, इस पर जवाब दें। देखिए, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके नुमाइंदे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, जिन्होंने सालों साल कश्मीर में राज किया है, लेकिन कभी चिंता ही नहीं कि कश्मीर की चिंता तो की सिर्फ अपने और अपने इर्द गिर्द 4, 5, 7, 10, 20 लोग जो परिवार थे उनकी चिंता की। कश्मीर के अगर अवाम की चिंता करते, उनके लिए फिक्रमंद होते, तो आज कश्मीर के अवाम आपकी दुहाई देती। लेकिन कश्मीर के अवाम तो बहुत खुश है कि चलो 370 से बला हटली, कम से कम ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो तो पैसा खा जाते थे। आज कम से कम जो सरकारी निज़ाम से पैसा जा रहा है वो आम नागरिक को मिल रहा है, आम कश्मीरी को मिल रहा है। आप चप्पे चप्पे, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप किसी आपने सभा में हाथ उठा के पूछवाया कीजिए कि भाई वेलफेयर स्कीम में हम लोगों ने तो कभी बांटा नहीं, अपने ही वेलफेयर करते रहे, हमने गरीब आवाम को गरीबी छोड़ा, लेकिन अब जो मोदी जी की वेलफेयर स्कीम से पैसा आता है क्या तुम्हें मिलता है? आपके डर से थोड़ा देर धीरे धीरे करके उठाएंगे, लेकिन हाथ उठ जाएगा कि हाँ मिलता तो है, इतने पैसे अकाउंट में आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सही है, ये फलाना बेनिफिट मिला, ढमकाना बेनिफिट मिला, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। हकीकत यह है कि आज उनको इस बात का एहसास हुआ है कि 370 ने उनकी जिंदगी को तबाह किया था, आपकी जिंदगी को मतलब हर तरह से, सब तरह से ये हर तरह का फायदा था आपको, लेकिन अब वो फायदे खत्म हो गए। इसलिए तो कह रही है महबूबा मुफ्ती 370 जब तक नहीं आएगा, वहां पर रिस्टोर नहीं होगा, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तब इलेक्शन लड़ना ही नहीं पड़ेगा उनको। वैसे ही वहां की जनता वापस बाहर कर देगी, बाहर कर देगी, वहां की जनता ही बाहर कर देगी उनको। ठीक है, एक एक करके। 70 साल में यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके सर पर छत न हो, और आपने उस 370 को एब्रोगेट करके अब गुर्बत को बढ़ाया है।
और यहाँ के रिसोर्सेज को बाहर के लोगों को आपने खोल अरे दिया। भाई आप गुर्बत बढ़ी किनकी? ठीक है, सुशील पंडित रिस्पॉन्ड करें, उसके बाद फिर मैं दोनों मेहमानों से रिएक्शन लूंगा। 370 का आप मुआवजा करना चाहते हैं, आप आओ ना, इलेक्शन करवाओ, पता चले आपको। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हो? करवाओ, लोग बताएंगे। हाँ तो वो क्यों लड़ना नहीं चाह रही है? लड़े ना फिर आप कश्मीर में लड़े ना फिर, 50 साल, क्यों 60 कंडीशन साल, लगा रही है? 70 साल में इलेक्शन होकर रहेगा, ऐसा वक्त और आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी सर। आपने एक करके सर सबका रियासत को कश्मीर में कभी भी कोई बेघर नहीं था, डिप्राइव किया हुआ है। मेरी ठीक है, मुजफ्फर खान साहब आऊंगा आपके पास भी, फारूक इनकलाबी साहब आपके पास भी आऊंगा। कश्मीर में कभी कोई बिना घर के नहीं था। मेरी पैदाइश से पहले की ये हालत है, वहां हर एक के पास घर था और आज भी है जी। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि वहां बेरोजगारी बढ़ी है और ये खास तरह की बेरोजगारी है। इसको सियासी बेरोजगारी कहते हैं, इसे पत्थरबाजों की बेरोजगारी कहते हैं। आज इस डिबेट में आपको हुर्रियत की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि उनके तर्जुमान भी बैठे हैं उन्हीं की बात करने। जो बात सच बोलेगा वो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, अब जो भी सच बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये लोग इनका रोना धोना देखिए। कश्मीर में पर कैपिटा कार की ओनरशिप, कार जो कि लग्जरी है आज भी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा है। 1 in 4 हाउस होल्ड, 4 में से एक परिवार के पास गाड़ी है कश्मीर। 2019 के बाद हुआ है ये AIMA का, ये ऑल इंडिया ऑटोमोबाइल कार का जो आप बता रहे हैं 2019 के बाद हुआ कि पहले? इसका मतलब मानते हैं कि तरक्की हुई है यहाँ? मैंने कहा ना कि वहां पर बेरोजगारी सियासी है ना। ये मुजफ्फर खान साहब, एक बदलाव तो आया है ना कि पत्थरबाजी जो पहले अक्सर हुआ करती थी, रोजाना हुआ करती थी, वो चीज तो रुकी है। गली गली जो पत्थरबाज थे वो नहीं दिखते। आपने माना सबसे बड़ी बेरोजगारी आपने ये माना। और सियासी लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। इनको लग रहा है कि इतने सारे ठेके आ जा रहे हैं और हमको उसमें मलाई डंडी मारने का मौका नहीं मिल रहा। ये बेरोजगारी है। आपकी पार्टी के भी लोग बेरोजगार होने वाले हैं इलेक्शन के बाद। इतनी बेरोजगारी है, कुछ कहने की हद नहीं। और जिस दिन मैं पार्टी बनाऊंगा उस दिन मैं पार्टी की फिक्र करूंगा, लेकिन तो अभी मुझे फिक्र केवल देश की है। आपको तो बीजेपी का ब्रीफ है, फिक्र केवल मुल्क की है। ये खाया पिया बीजेपी मुल्क नहीं है, एहसान फरामोशी अलग। मुल्क बीजेपी से हटके भी है। नहीं मुजफ्फर खान साहब, मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं होता, सभी पार्टियों का होता है। भारत में सबसे ज्यादा मुल्क बीजेपी का नहीं है, बीजेपी मुल्क नहीं है, एक मुल्क बीजेपी से हटके भी मुल्क है। मुजफ्फर खान साहब, इनकम में सबसे आगे आने वाला जो सूबा है जी, वो एहसान फरामोशी दिखा रहा है खा पी कर। नहीं ठीक है यार, सूबे की बात नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ राजनेता या कुछ पार्टियां जो है अलग राय रखती हैं तो यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबको अधिकार है। फारूक इनकलाबी साहब, जब हम बात करते हैं, आप ये आरोप लगाते हैं कि ओपन जेल बना दिया गया है कश्मीर को, या तमाम तरह की बातें आप कहते हैं, तब फिर कहीं ना कहीं बरक्स में जो है उन देशों का जिक्र करना पड़ेगा जो कि हमारे पड़ोस में है, पाकिस्तान, जहां के हालात हम बार बार देखते रहते हैं कि वहां क्या स्थिति है। चीन, जहां पर जो वहां पर के मुसलमान हैं उनको पूरी तरह से कैद करके रखा गया, उसे ओपन जेल कहा जाता है सर। भारत में राजनीतिक बयान भले ही दिए जाएं, लेकिन यहां हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को बराबर के अधिकार हैं और हर कश्मीरी को भी वो बराबर का अधिकार है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो हालात हैं, जैसे कि आपने पहले भी कहा, सुशील पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे पहले पत्थरबाजी होती थी, अब पत्थरबाजी नहीं होती है। अब पत्थरबाजी बिल्कुल भी नहीं होती है। पत्थरबाजी इसलिए नहीं होती है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पिस्टल इंट्रोड्यूस करा दिए। आपने देखा होगा कि किस तरीके के साथ डांगरी में इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हुई। आपने देखा होगा कि पुंछ में किस तरीके से जवानों पर हमला, पहले AK-47 से होते थे, अब टारगेटेड किलिंग हो रही है। आपने देखा कि राजौरी के हमारे बिल्कुल पास में, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर 5 जवान शहीद हुए कुछ ही दिन पहले। मतलब मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नाकाम हुई है जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, मुझे लगता है कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी की हुकूमत जो है इस तरीके से फेल नहीं हुई होगी। अब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पहले तो इन्होंने 370 35 अगर ठीक है, अगर नाकाम हुई है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, आप लोग ओपोनेंट हैं, आप उनका विरोध करें, लेकिन G20 को लेकर के, जो कि एक देश का इवेंट है, और यह बात महबूबा जी अपने इसमें बयान में कहती भी हैं साथ साथ, लेकिन फिर भी विरोध क्यों?
अगर आपका बीजेपी से विरोध है, आप उसका हर मोर्चे पर विरोध करें। हम वेलकम करते हैं G20 का, इस वक्त भी वेलकम करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो उन्होंने तरीका अख्तियार किया है कि कमल का फूल ही लोगो होना चाहिए, उसका विरोध करते हैं जी। और नेशनल फिर नदरू का भी विरोध कीजिए ना। नदरू की वहां जो खेती होती है सर, नदरू बताएंगे होता क्या है? नदरू की खेती होती है वहां पर, उसका भी विरोध कीजिए। कमल का तना ही तो होता है, उससे वहां लोगों को रोजगार मिलता है, उसका भी विरोध कीजिए अगर कमल का ही फूल विरोध करना है तो। देखिए रोजगार ही तो नहीं मिल रहा है, वही तो हम रोना रो रहे हैं कि 2019 के बाद हमारा बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। नहीं सर, आपने ये बात कही ना कि कमल का फूल है, उससे विरोध है। कमल का फूल बीजेपी का है, घोषित कर दिया जाए कि कमल का फूल सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल करेगी। आप फिर जम्मू कश्मीर में जो कमल है, सारे जो है झीलों से कमल उखाड़ दीजिए, नदरू की खेती बंद करा दीजिए। ऐसा नहीं है, हम चाहते थे कि अरे आप लोग कमल को जो है बीजेपी का कॉपीराइट घोषित करवा रहे हैं सर। मुजफ्फर साहब, बीजेपी खुद करना चाहती है लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो कर्नाटका से कमल के फूल को बाहर कर दिया लोगों ने कि नहीं भाई, इसको कमल के फूल को आप अपने पास रखिए, इससे यहाँ पे बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, रिश्वतखोरी बढ़ती है। वही हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हो और कमल का फूल साथ में हो, फिर तो टूरिज्म कभी भी नहीं बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, इनकलाबी साहब सुनिए जी। अरे सुनिए, अभी थोड़ा दिन पहले कहा इलेक्शन हुआ था गुजरात में, आपको पता है, याद है कि नहीं? गुजरात का इलेक्शन थोड़े दिन पहले हुआ था, वहां पर हमें 156 सीटें आई थी, कांग्रेस को मात्र 13 सीटें आई थी। ईवीएम गुजरात में ही मुझे लगता है। अरे फारूक साहब, आप गोल पोस्ट बार बार मत बदलिए ना सर। एक जो आप मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उस पर टिके रहिए। अगर चुनावी जीत को आप जो है आधार मान रहे हैं, की बात है कि आप यहाँ जीत गए तो यहाँ पर ईवीएम ठीक है, वहां हार गए तो ईवीएम खराब है। अरे भाई, ये सब हरकतें छोड़िए। अभी आपको 370 का ख्वाब छोड़िए। सुनिए, 370 का ख्वाब छोड़िए, इलेक्शन जरूर होगा। आपकी पार्टी और ये पीडीपी पार्टी सब जितनी पार्टी है ना, वो सब समाप्त हो जाएगी। जनता ने आपको वापस का बाहर का रास्ता दिखाना है। जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाना है। वहां पर वहाँ आम नागरिक जो है वो समझ गया कि आप लोग जो थे, आपकी पार्टियां लुटेरी पार्टी थी। लखनपुर का गेट भी भारतीय जनता पार्टी, अरे अवाम फैसला करेगी और अवाम ही जानती है। सुन लीजिए, बीच में लोकतंत्र में पार्टी किसी को चुनती है, किसी को हराती है, उसमें कोई इस बार आप 2 यही तो खूबसूरती है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ 2 सीटें। अकबाल साहब, फारूक साहब, आपको शायद बीच में बोलने की बीमारी, मैं तो आपकी बात सुन रहा था। परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो इतना सिर्फ कह रहा कि वहां की जनता आपको बाहर निकाल देगी, बाहर का रास्ता आपको दिखा देगी। क्यों? इसलिए कि आपने उनके साथ बेईमानी की है, उनका माल हड़प किया है, उनके लिए पैसे आते थे दिल्ली से, आप खा जाते थे। क्यों नहीं करवाते? नहीं, उनके पैसे खा जाते थे। जरूर क्यों नहीं होगा? एक आम नागरिक वहां सफर किया, क्यों नहीं दर्द होगा? एक आम नागरिक वहां सफर किया, दर्द तो होगा ना। एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के हैसियत से हम क्यों नहीं चिंता करेंगे उस जनता को जिनके साथ आपने दगाबाजी की, आपने उनके साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी की, उनका माल, उनका जो जाती माल था उसको आप लोगों ने लूट लिया, आपने डाका उनके लिए जो पैसे आते थे। गारंटी मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपका बोरिया बिस्तरा गोल है। आप लिखिए अपनी किस्मत को। आपको 2 सीटें भी जम्मू कश्मीर की आवाम इस बार नहीं देगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर की आवाम यकीन दिलाता हूं, इस बार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया की सरकार बनेगी वहाँ। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए डेमोक्रेसी है। आपने तो ये 370 की जिद छोड़ दीजिए ना सर। फिर 370 की जिद छोड़ करके केंद्र सरकार के साथ बैठ करके बात कीजिए चुनाव को लेकर के। हम 370 की बात इनके साथ करते नहीं, हम इनसे भीख मांगते ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे हक में फैसला होगा और हमें रियासत का दर्जा भी मिलेगा। 370-35 से हमारे दोनों जो स्पेशल स्टेटस है हमें वापस मिलेंगे। हम भारतीय जनता से भीख नहीं भारतीय जनता पार्टी से भीख नहीं मांगते हैं। लेकिन जहां तक इलेक्शन का सवाल है, हम तो डिमांड करते हैं आप इलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सारी बातें एक तरफ। चलिए मान लिया कि वो मामला जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में काम किए हैं उस हिसाब से इनको अरे इलेक्शन भी होगा, आप हारेंगे भी, बाहर का रास्ता भी दिखाएगी जनता वहां। और ये सारी बातें जो आपकी खोखली बातें हैं वो जनता को समझ में आता है कि आपने इन लोगों का माल लूटा है,
इन लोगों के साथ दगाबाजी की है, बेईमानी की है, उनके हक को मारा है आपने, उनके साथ ज्यादतियां की है आपने। आपने नहीं, इलेक्शन को लेके आप इतने कॉन्फिडेंट थी कि जब चुनाव होगा तब आप लड़ लीजिएगा। मेरा सवाल ये था, ये बहस हमारी इसलिए थी जी, हमारी बहस इसलिए थी फारूक साहब और मुजफ्फर साहब, बहस इसलिए थी कि चुनाव लड़ें, आप जीतें, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन G20 की जो समिट हो रही है उसको लेकर के टाइमिंग पर जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो बड़ा यहां पर हैरान करने वाला होता है कि ऐसे समय में जिस इवेंट का फायदा कश्मीर को होगा उसके ऊपर अगर आप सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली ताकतें हैं आप उनके हाथों को मजबूत करते हैं और ऐसे में मंशा पर सवाल उठते हैं। जो भाषा पाकिस्तान बोलता है कहीं ना कहीं उसी सुर में बोलते हुए नजर आते हैं। जो भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है आप उसको इको करते हैं, सवाल वहां खड़े होते हैं। ये नई बात नहीं है चंदन जी, ये नई बात नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखता। इनके पास, ठीक है मुजफ्फर साहब के पास आते हैं, उसके बाद सुशील जी आपके पास आऊंगा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हर वो बात जो सच्ची अगर कोई करेगा हमारे मुल्क में, और अगर वही बात कोई दूसरा मुल्क करता है तो उसमें आप ये कहोगे कि नहीं इसने सच्ची बात क्यों कह दी। भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये एक इंटरनेशनल इवेंट था, इसमें किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए था। ये बात इसके साथ मैं भी इत्तेफाक करता हूं, ये गलत है। भले ही वो राष्ट्रीय फूल हो, इसको भले ही वो नेशनल फ्लावर हो सर, राष्ट्रीय फूल मतलब कमल का फूल जो है वो एक्सक्लूसिव कर दिया जाए बीजेपी के लिए। आप दोनों पार्टियां एकमत है इस बात को लेके? वो बीजेपी का सिंबल भी तो है। राष्ट्रीय फूल की जगह आप कुछ और भी राष्ट्रीय कोई आप सिंबल रख सकते थे। नहीं, मैं जरूरी था कि कमल का फूल ही रखना क्योंकि वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। वो गलत है। मैं एक सवाल पूछूं इनसे, वो गलत है। अब हम इसको गलत कहेंगे, आपको कहेंगे नहीं ये नहीं उसमें भगवा कलर भी है, बैरूनी ताकत, आप ये कहेंगे कि वो केसरिया कलर है, वो भी बीजेपी का कलर है। इसके लिए हमारा कसूर नहीं है। अरे चंदन जी, मैं इनसे सर विरोध ऐसी बातों पर होना जो तर्क उसमें टिके। चंदन जी एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत सिद्धांत बघार रहे हैं। इनका चुनाव निशान है हल, ये जानते हैं, और फिर इन्होंने जब कश्मीर का झंडा लगाया था उसमें भी हल वाला निशान रखा हुआ था। अपने चुनाव चिन्ह को इन्होंने कश्मीर के झंडे में डाल दिया था। तो ये सियासी बेईमानी नहीं थी क्या? जी, तो स्टेट का झंडा है, सियासी बेईमानी उसमें खाली हल नहीं है, उसमें खाली हल नहीं है, उसमें 3 लेयर्स हैं। इसी तरह कमल का फूल जो चुनाव निशान है वो लोगों में नहीं है। वो कमल का फूल अलग दिखता है, लोगों का अलग दिखता है। आप इस तरह पर किंतु परंतु करेंगे, या तो हो कि भाई कमल के फूल में मुजफ्फर खान साहब भाई अपने आप में घिर गए सर। आप चुनाव चिन्ह आप करें तो ठीक है और दूसरे करें तो सियासत है। वाह, अरे भाई हमने कहां लगाया सिंबल हमारे उसमें, और जो हमारा स्टेट का फ्लैग है जो वापस मिलेगा हमको उसमें, और उसमें फर्क है। जिस तरह कांग्रेस उसी तरह सर कमल का फूल जो कि इसमें लोगों में है और बीजेपी का जो सिंबल है उसमें भी बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं है उसमें। बीजेपी का जो लोगो है वो सिर्फ कमल का फूल है और नीचे बीजेपी लिखा होता है, और तो कुछ है नहीं उसमें। और वही फूल अगर आप लोगों में क्या है, लोगों में तो बहुत फर्क है। आपका आंखों सर एक नॉन इश्यू को लेकर के जो है हवा भरी जा रही है इसमें सर। मुजफ्फर साहब, फारूक साहब, ये एक नॉन इश्यू है क्योंकि कमल का फूल जितना बीजेपी का है उससे ज्यादा कश्मीर का है। नहीं, कश्मीर का कमल का फूल अगर उस निस्बत से आप कहते हैं तो वो नहीं है। कश्मीर का नहीं है सर कमल का फूल। यहाँ बीजेपी कहीं कमल का फूल कश्मीर का नहीं है। कमल का फूल पूरे मुल्क में है, खाली कश्मीर में ही नहीं है जी। लेकिन यहाँ उस कमल के फूल को अगर आप इस निस्बत से देखते हैं कि यहाँ बीजेपी की, तो वही बात ना, पूरे मुल्क का है ना, सिर्फ ये बीजेपी का कैसे हो गया? सवाल तो यही था। पूरे विवाद की जो है शुरुआत ही यहीं से हुई कि कमल का फूल तो भाई पूरे देश का है, राष्ट्रीय फ्लावर है, देश के हर कोने में हर तालाब में पाया जाता है। अब अलग अलग पार्टियों के जो सिंबल्स हैं बंद कर देंगे। अगर आप कश्मीर में करना चाहते हैं तो यहाँ का जो उगाना बंद कर देंगे। सबसे बड़ा ट्री माना जाता है वो चिनार है। चिनार क्यों नहीं रखा आपने? क्योंकि उसमें बीजेपी का नाम आना चाहिए, फूल बीजेपी का। क्योंकि G20 सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में हो रहा है। चिनार पूरे मुल्क में नहीं है। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। कमल भी नहीं, आपका दिमाग बड़ा है ना, मेरा दिमाग छोटा है, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, थोड़ा बड़ा कीजिए उसको, थोड़ा वसी कीजिए। कोशिश करूंगा। एक चीज हमें एकमत होने की जरूरत है कि सियासत और मुल्क की तरक्की वाली जो चीजें हैं,
सियासत, आपसी सियासत एक तरफ, मुल्क की तरक्की की बात हो, दुनिया के सामने कोई अगर उपलब्धि पेश करने की बात हो, तो उसमें कम से कम हमें सियासत को एक तरफ हमारा रखना कहना चाहिए। ये है कि मुल्क कमल का फूल नहीं है, मुल्क बीजेपी नहीं है और बीजेपी ही मुल्क नहीं है। भारत बीजेपी से ऊपर है, बीजेपी से ऊपर उठ के मैं जरा जवाब दे सत्ता दूं। है जी, और जो जफर इस्लाम बीजेपी के साहब। खिलाफ है वो भी मुल्क में है, वो भी मुल्क के सर, अब ये सिर्फ जफर इस्लाम साहब। बीजेपी या कमल का सुनिए, फूल ही मुल्क नहीं है। मैं तो आपको मैं तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, हैरत हो रही है मुझे आपकी सोच पे आपको कि तो भाई हैरत होनी ये है। कमल का फूल बीजेपी का, अरे बीजेपी का कमल का फूल नहीं, बीजेपी का कमल का फूल देखिए जो लोगो है, और एक जो ये नेशनल जो फ्लावर है वो जो G20 के लिए दिया गया है, इतने लोगों ने मिलकर उसको जो ये सजेशन से, सुझाव से बना है, और इसको किसी ने इस बात को नहीं उठाया सिवाय आपके लिए। अभी चिनार का कैसे आ जाएगा, अभी और कैसे चीज आ जाएगा, ये पूरे देश के लिए है ना, तो देश के लिए सब जगह जा रहा, किसी ने नहीं उठाया, आपने उठाया, इसलिए कि आपका दिमाग जो है उधर चल ही नहीं रहा है कि ये देश के बारे में नहीं सोच रहा, आप कश्मीर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अरे कश्मीर के बाहर भी दुनिया है, यही इसी को खाली स्वर्ग मार के मत चलिए। नहीं, ठीक है, कश्मीर स्वर्ग है और कश्मीर भारत का स्वर्ग है, पूरी दुनिया में इसे शोकेस किया जा रहा है इस इवेंट के जरिए। इसे ट्रिवियल पॉलिटिक्स में नहीं फंसाया जाना चाहिए। और कमल का फूल बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय फूल है, देश के चप्पे चप्पे में पाया जाता है, ये पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, ये कश्मीर के व्यंजनों में इसका जो तना होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, कश्मीर में इसका व्यापार होता है, उससे कमाई होती है, तमाम तरह की बातें हैं। इसे इस पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाता तो शायद बेहतर रहा होता, लेकिन और इसकी टाइमिंग को लेकर बार बार और भी ज्यादा सवाल उठते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया कसम संविधान की में इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।